जून 2024 को अगर अगर चुनाव ठीक से विदाउट मैनिपुलेशन हुई तो भाजपा सरकार आना नामुमकिन है, एनडीए सरकार आना भी नामुमकिन है। ये मेरी निष्कर्ष है। नमस्कार मित्रों, लंबे और थकाऊ चुनाव के बाद सबको चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा है, इंतज़ार है। 4 जून को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और तब पता चलेगा कि सत्ता किस दौर में कौन आगे निकल गया, कौन पिछड़ गया। लेकिन इससे पहले आकलन चुनाव के हो रहे हैं और तरह तरह के आकलन हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि आएंगे तो मोदी ही, कोई कह रहा है कि मोदी जी का आना नामुमकिन है, कोई ये भी कह रहा है कि मोदी जी 400 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे और वो 400 के आंकड़े से पिछड़ जाएंगे, इसलिए उनका कहा हुआ भी सच साबित नहीं होने वाला है। तो तरह तरह से और अपने हिसाब से सभी लोग इस चुनाव का आकलन कर रहे हैं और अपनी ओर से एक नतीजा पेश कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि इन आकलन में मुख्य रूप से 3 धाराएं दिखाई दे रही हैं। एक तो वो धारा जिसको लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जो कह रहे हैं कि मोदी जी का 2019 जैसा रिजल्ट आएगा। 2019 में मोदी 2014 के मुकाबले मजबूत हुए थे, तो प्रशांत किशोर के नज़रिए से मोदी सरकार का नतीजा कुछ उस तरह का होगा, यानी 2019 से ज़्यादा अच्छे नतीजे आ सकते हैं। दूसरे हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव ने जो फाइनल आंकड़ा पेश किया है वो हमने अपने चैनल पर डाला भी है और उस पर हमने पहले भी बात की है। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे, वो 300 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन खेल तो सिर्फ 272 का होता है। और वो जो एक नंबर पेश कर रहे हैं, सबसे मिनिमम नंबर जो पेश कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी मोदी जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए लोग उनका जो आकलन है उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। आलोचना तो प्रशांत किशोर के आकलन की भी हो रही है, क्योंकि ज़मीन पर कुछ और चल रहा है। ज़मीन पर जो चल रहा है वो उसके हिसाब से लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी के लिए ये चुनाव बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के सवाल हवा में तैर रहे हैं, जिस तरह से चुनाव में जो मतदाता है उनका जो रुख है, कुछ मुखर है, कुछ चुप है, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो मोदी को अब पहले की तरह पसंद नहीं कर रहे हैं। तो तीसरी धारा के जो चुनाव विश्लेषक हैं उसमें आते हैं पराकला प्रभाकर। पराकला प्रभाकर जो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते हैं, सामाजिक चिंतक माने जाते हैं, राजनीतिक विश्लेषक माने जाते हैं, और वो उन्होंने तो एक टीवी एंकर के रूप में, टीवी एनालिस्ट के रूप में भी अपनी भूमिका अदा की है, जैसे योगेंद्र यादव वगैरह और प्रणव राय वगैरह करते हैं, तो एक स्टेफोलॉजिस्ट की भूमिका भी उनकी रही है। तो उन्होंने जो आकलन पेश किया है वो अपना एक उनका आकलन है और उनका अपना दावा है। वो बिल्कुल दम ठोक के कह रहे हैं, कूटा ठोक के कह रहे हैं कि मोदी का सत्ता में वापसी मुश्किल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी नामुमकिन है। वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इन तीनों के दावे के बारे में थोड़ा विश्लेषण पेश करूंगा, और उसके बाद जिस तरह से पराकला प्रभाकर अपनी बात रख रहे हैं, जो तर्क दे रहे हैं कि क्यों मोदी नहीं लौटेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो आकलन पेश कर रहे हैं वो इस आधार पर पेश कर रहे हैं कि विपक्ष जिस तरह से उसकी भूमिका बननी चाहिए उस तरह से उसकी भूमिका नहीं बन पाई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा था वो जलवा कायम है, उनका जो एक पब्लिक के बीच में उनका जो एक प्रभाव था वो प्रभाव अभी बाकी है, और उसके आधार पर उनका आकलन है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हालांकि वो मानते हैं कि पहले के मुकाबले 14 और 19 के मुकाबले प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन उस कमी के बावजूद वो मानते हैं कि 2019 जैसे नतीजे देंगे या 2019 से भी बेहतर हो सकते हैं। तो उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही तर्कसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है।
बहुत ही उसके पीछे लॉजिक नहीं हो रहा है। ये और बात है कि प्रशांत किशोर भी एक अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे उनकी एक भूमिका रही है, उनकी एक पहचान रही है, लेकिन उस पहचान के मुताबिक उनका ये आकलन बहुत लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, उनको भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है जो उनके बहुत ही प्रशंसक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आकलन में बहुत ऐसा कोई तर्क नहीं है जिसकी वजह से उनके आकलन को बहुत ही प्रामाणिक माना जाए। हालांकि वो अपने आकलन पर डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए तो उन्होंने एक पोस्ट किया था और जिसमें एक्स पर पोस्ट करके ये बाकायदा कहा था कि जिन लोगों को मेरे नतीजे से सहमति नहीं है उनको प्रॉपर पानी रखना चाहिए और जिन डिहाइड्रेट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नतीजे उनको चौंका सकते हैं। और दूसरा आकलन पेश किया है योगेंद्र यादव ने। अब योगेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। योगेंद्र यादव पहले से वो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें हैं। 2024 के चुनाव में उनके लिए सामने एक समस्या खड़ी हो गई है विपक्षी एकता की वजह से। जो हालात हैं, जो ज़मीन पर जिस तरह की जो चर्चाएं हैं, जिस तरह से ज़मीन पर लोगों के बीच में जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चाएं हैं या उनके बारे में जिस तरह के उनकी नीतियों को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर, उन्होंने जो कुछ कहा है चुनावों के दौरान, उसको लेकर लोगों में एक निराशा भाव है। लेकिन जब उन्होंने फाइनल आकलन पेश किया तो जो मिनिमम नंबर उन्होंने दिए, जो सबसे निचले स्तर पर, जो निचले पायदान पर जो उन्होंने नंबर दिए भारतीय जनता पार्टी को, उसको और उनके गठबंधन के साथियों को जो नंबर उन्होंने सबसे कम नंबर दिए, उन दोनों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं लग रहा है। यानी कि 272 से ज़्यादा 275 के आसपास का आकलन उन्होंने पेश किया है। और इसी की वजह से योगेंद्र यादव का आकलन भी कहीं ना कहीं विवादों में फंस गया है। और अब बात कर लेते हैं कि पराकला प्रभाकर ने क्या कहा है और पराकला प्रभाकर ने किस आधार पर अपना विश्लेषण दिया है। पराकला प्रभाकर बहुत चुनाव के शुरुआत से ही वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 220 सीटों को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। आपको मालूम है कि शुरू में जो राहुल गांधी हैं वो भी कुछ इसी तरह के आंकड़े पेश कर रहे थे, लेकिन पराकला प्रभाकर का कहना है कि वो शुरुआत से 220 के आंकड़े पर फिक्स हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 220 से ज़्यादा सीटें नहीं देख पा रहे हैं और वो सत्ता तक पहुंचते हुए गठबंधन को नहीं देख पा रहे हैं, यानी कि एनडीए की सरकार का बनना वो नामुमकिन मानते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट अपनी ये बात रखी है। जून 4, 2024 को अगर चुनाव ठीक से विदाउट मैनिपुलेशन हुई तो भाजपा सरकार आना नामुमकिन है, एनडीए सरकार आना भी नामुमकिन है। ये मेरी निष्कर्ष है। तो उन्होंने जो तर्क पेश किए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने जो प्रेडिक्शन किया है, और उन्होंने ये प्रेडिक्शन हमारे चैनल पर ही किया है, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जो आधार है आकलन का, वो आंकड़ों के आधार पर, और वो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी ताकत रही है, जो इस वक्त उनकी जो ताकत है, और पहले से जो वाजपेयी जी के ज़माने में जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा जो ताकत थी, सबसे पीक जो परफॉर्मेंस था, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया है। और वो बड़े दृढ़ता से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम लोग मानते हैं कि बड़ा चमत्कारी उन्होंने एक नतीजा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी जगह पर लेके पहुंच गए हैं जहां पे पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन वो जब आंकड़े पेश करते हैं तो वो बताते हैं कि वाजपेयी जी ने 1998 में भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है वो 25% से ऊपर पहुंचा दिया था, यानी 25% समथिंग। और अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पहुंचाकर 31% कर दिया। तो पराकला प्रभाकर का कहना है कि ये जो 6% या उससे भी कम वोटों का जो एक जो विस्तार दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने
गठबंधन में बहुत सारे ऐसे जमीन पर मजबूती से काम करने वाले साथियों को शामिल किया। उसकी वजह से, उनकी ताकत की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई ताकत दिखाई दे रही है, न कि केवल नरेंद्र मोदी की ताकत दिखाई दे रही है। और उनका ये भी कहना था कि ये जो हिंदुत्व का वोट बैंक है, वो अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसका विस्तार नहीं हुआ है। जैसा कि हम मान लेते हैं आमतौर पर कि भारतीय जनता पार्टी की अभी जो ताकत है वो हिंदुत्व के बूते है, और बहुत बड़ा एक हिंदुत्व का कट्टर हिंदुत्व समर्थकों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ा हुआ है, जो उनसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता है, उनके साथ डटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। उनका कहना है कि ये जो वाजपेयी एरा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब 98 में जीत कर एक बार 13 महीने के लिए और उसके बाद फिर पूरे कार्यकाल के लिए 5 साल के कार्यकाल के लिए जब 99 में वो चुन कर आए, तो वो 5 साल तक सत्ता में रहे। उस समय जो 98 का जो सबसे बड़ा रिजल्ट था भारतीय जनता पार्टी का, वो पीक था 25% वोट, और उसके बाद 31 और उसके बाद 37 जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ। तो पराकला प्रभाकर का ये कहना है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिखाई दे रहा है, उसमें उसके सहयोगियों का बहुत बड़ा रोल है, और अगर उसको घटा लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन जो वाजपेयी के ज़माने में जो था, जिस समय समर्थकों की संख्या यानी कि एनडीए गठबंधन में उस तरह से दलों का बहुत बड़ा वर्ग नहीं था, या बहुत मजबूत दल उनके साथ नहीं थे, तो उसके आधार पर अगर आकलन किया जाएगा तो ये जो 37% दिखाई दे रहा है, या 31% जो आपको 2014 में दिखाई दिया, ये अगर उनको घटा लेंगे तो मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उस तरह से विस्तार, उस तरह से फायदा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा जंप नहीं है उनके समर्थकों में। और चूंकि 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गिरावट आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन को लेकर वो उत्साह नहीं रहा जो 14 में था, जो 19 में था, और 19 में और भी कई परिस्थितियां थी जिनकी वो चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उनकी वजह से अगर देखा जाए तो ये जो परसेंटेज है वो अगर आप उसको माइनस कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुत नीचे आ गई है, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वो 220 से ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, और इसी की वजह से वो एनडीए के वोटों में भी गिरावट मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता में एक गिरावट का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर उनका आकलन है कि 2024 में एनडीए के लिए एकदम से वार्निंग आ गया है और वो सत्ता तक पहुंच नहीं सकती है। तो ये है इस वक्त 3 धाराओं का आकलन। मैं आपके सामने जो पराकला प्रभाकर ने हमारे चैनल पर हमारे सवालों पर जिस तरह का एक आकलन पेश किया, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, मैं पिछले 6-8 महीने से बहुत भ्रमण कर रहा हूँ पूरा देश। कुछ छोटी-छोटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़कर मैं एक्चुअली बाकी सब भारत में घुमा हूँ। कुछ राज्य में 2, 3, 4 बार भी गया हूँ, और मैं चर्चा पे गया था और भाषण देने गया था, और कुछ लोगों को प्राइवेटली मिलने से गया था। और जब मैं गया हूँ तो उस अवसर पर मैं ये भी किया था जानबूझकर कि एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स या अपर क्लास या पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं है, छोटे छोटे व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, और महिलाओं से, पुरुषों से, अर्बन एरिया के लोगों से, रूरल एरिया से, अब पूरा क्रॉस सेक्शन आप समझ लीजिए, सबसे मिला हूँ। और उसके बाद मैं 3-4 महीने पहले ही मैं ये बोलते आ रहा था कि इस बार भाजपा 220 से 230 पर अटकेगी, 230 से ज्यादा पाने का संभावना नहीं था, उस समय मैं बोलता था। लेकिन
लास्ट 20 डेज 1 मंथ से मेरे को ये महसूस हो रहा था कि 200 से 220 के बीच में ही रहेगा। इससे कम भी जा सकता है। मैं सरप्राइज नहीं होंगे अगर इससे इससे कम भी हो गए तो 220 किसी हालात में भाजपा क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करना नामुमकिन है। मैं ये भी बोल रहा था कि ये भी अभी भी फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जून 4 2024 को अगर अगर चुनाव ठीक से विदाउट मैनिपुलेशन हुई तो भाजपा सरकार आना नामुमकिन है। एनडीए सरकार आना भी नामुमकिन है। ये मेरी निष्कर्ष है। ये मेरे को ऐसा लगता है। और मैं ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला था मैं आपको मैं क्या क्या किया हूँ, किस किस से बात किया हूँ, ये भी आपको मैं आपके सामने रखा हूँ। और इसके पीछे मेरे को हिस्टोरिकल वोटिंग डेटा की जानकारी भी है। मैं इस बार में क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं किया था, लेकिन पहले मैं करता था। और मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा भाजपा को और इससे पहले भारतीय जनसंघ को हिस्टोरिकली फर्स्ट इलेक्शन से लेकर के 72 इलेक्शन तक भारतीय जनसंघ को कितने वोट प्रतिशत आते थे, और उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी को जन्म होने के बाद अब तक क्या क्या उसका वोटिंग परसेंटेज कितना था, ये सब मेरे पास है। देखिए रामदत्त जी और भावेश जी, द पीक हाईएस्ट पीक ऑफ भारतीय जनता पार्टी वोटिंग उसको मिला था 1998 में, करीब 25% मिला था। और वो एनडीए था, गठबंधन था, और उसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और वो पीक था। उसके बाद 1990 में फिर सत्ता में आए थे, लेकिन थोड़ा सा घट गई। और 2004 2009 में 2009 में तो बहुत ही घट गई। आई थिंक अबाउट 18% ऑड, समथिंग लाइक दैट। अब ये देखिए 98 में जो पीक है उससे लेकर के अब आएंगे 2014 में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पाया था 31%, लेकिन 31% में आप थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। आप भावेश जी और रामदत्त जी, आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है। वो गठबंधन के जो पक्ष होता है ना, उनका वोट भी भाजपा कैंडिडेट जहां जहां है, उनका वोट भी उसको आएंगे ना। तो आपको एक मैं उदाहरण देता हूं। आंध्र प्रदेश में भाजपा को वोट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आया है, वो 3 वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो टीडीपी का वोट है, और दूसरी पक्ष का जो उससे जुड़े हुए उनका वोट है। तो ऐसा आप थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लेंगे तो 31 से आप आएंगे नेट बीजेपी वोट की 25% और सो, मे बी 27%। इवन इफ यू टेक इट एज 28%, तो 98 से उनका जो अतिरिक्त मिला है, 98 से जो ज्यादा मिला है, वो 3 या आसपास में 3% है। तो मोदी जी का योगदान भारतीय जनता पार्टी का वोट में 2014 में कितना है? मेरे हिसाब से 3 या आप जनरस है तो 4% दे देंगे, ठीक है? ओके। उसके बाद
2019 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी पाया था 37%। उसमें भी आप उनका सहयोगी दलों का आप पानी के पानी दूध का दूध कर लीजिए तो आपको मिलेगा 27% के आसपास, 26-27% के आसपास। इसका मतलब है कि 98 में जो पीक परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा, सॉरी 37% से आप कर लीजिए मे बी 30%, 31%। तो इसका मतलब है 25% 1998 में से आप 19 तक आए तो आपको मिलेगा नेट एडिशनल वोट अबाउट 6-7%। जी। अच्छा, ये 6-7% आप किस प्लेटफॉर्म से पाए हैं? हिंदुत्व प्लेटफॉर्म से नहीं है। आप भावेशी, आप याद कीजिए 2014 में द मेन मुद्दा was anti-corruption, policy paralysis, black money, getting money from abroad and giving 15 to 20 lakh rupees to every account, और किसानों का आमदनी दोगुना, ये बहुत ही सारा है। एंड सो कॉल्ड गुजरात डेवलपमेंट मॉडल, वाइब्रेंट 2 करोड़ जॉब्स पर हैं जी भविष्य, 2 करोड़ जॉब्स पर 2 करोड़ जॉब्स, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई कम करना। आप इलेक्शन पोलिंग बूथ को जाने से पहले आप सिलेंडर के नमस्कार करके जाइए। ये बहुत ही। और रामदन जी की गुजरात मॉडल आप कॉन्ट्रास्ट कर दीजिए। मनमोहन सिंह जी ज्यादा बात नहीं करते थे और अभी आया है, बहुत ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग किया गया था और इसको ब्रांडिंग किया गया था, बहुत अच्छा बोलते थे, ऑल दैट। ये सब करने के बाद 1998 से उनको 3% मिला था एडिशनल, ठीक है। और 2019 में ये, अच्छा 2019 में था ये कि पाकिस्तान, नेशनल सिक्योरिटी, पुलवामा, बालाकोट, ये वगैरह वगैरह। वो दो चुनाव में हिंदू मुस्लिम और ये वाला मंगलसूत्र, मांस, मुजरा, ये था नहीं। हर बार चुनाव में कुछ नया होता है, इस बार कुछ नया है। मुजरा भी नहीं थे और ये ईश्वर के अवतार भी नहीं अपने को बने। ये तो बहुत लेटेस्ट है ना। अच्छा, अच्छा रामदत्त जी, मेरी माँ का देहांत 3 तारीख जनवरी में हुई थी। मैं अभी सुबह ही मैं सोच रहा था, 3-4 महीने हो गई और मेरे को ऐसी क्यों आइडिया नहीं आ रहे, मैं बायोलॉजिकली नहीं पैदा मेरे को क्यों नहीं आ रहे, मैं कुछ कमी है क्या मेरे? ऐसा वो ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि 2014 और 2019 में, और 2014 में खास करके आप एक बार याद कर लीजिए, मोदी जी बोलता था कि ये अभी देश में लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं है, हिंदू और मुसलमान एक पक्ष एक तरफ है और गरीबी बेरोजगारी दूसरी तरफ है, ये लड़ाई है, ये बोलते थे। तो वो प्लेटफॉर्म अलग था, 19 में प्लेटफॉर्म अलग था, अभी प्लेटफॉर्म अलग है। और भारतीय जनता पार्टी और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी, ये उनका कार्यकर्ता, ये सब लोग अगर 2014 और 2019 मैंडेट हिंदू मुसलमान और हिंदुत्व के ऊपर है, ऐसा समझते हैं, अगर वो गलत समझ रहे हैं, वो मैंडेट उसका नहीं है। वो अभी जो मोदी सरकार का आप मान रहे हैं कि बीजेपी के जो वोट कम इतना आ रहा है 24 में, तो उसकी बड़ी वजह क्या है? मोदी बड़ी वजह बहुत ही है।
मैं एक चीज में इसको लॉजिकली थोड़ा आगे लेके फिर इसमें हाँ, आऊंगा मैं। जी जी जी। मैं आगे आगे थोड़ा आगे गए तो क्या मेरे को ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर अगर भाजपा हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाने के लिए पार्टी है, समझिए, वो भारतीय जनसंघ से आगे नहीं बढ़ सकती है। वो भारतीय जनसंघ का पीक परफॉर्मेंस था अबाउट 14%। तो उसके बाद मिडिल क्लास ज्यादा हो गया और अर्बनाइजेशन ज्यादा हो गया, थोड़ा देश में भी बदलाव आ गया। इसमें मैं इसको बिलिट नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये सब होने के बाद 25-26% से ज्यादा हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ 24 में 19 छोड़ दीजिए, 14 छोड़ दीजिए, 14 में 19 में जो एडिशनल उनको चले गए, मिडिल क्लास चले गए, एजुकेटेड चले गए, प्रोफेशनल्स चले गए, अर्बन लोग गए, ये सब लोग गए, ये सब देखने के बाद आज देश का हालात देखने के बाद, ये हिंदू मुसलमान का ये देखने के बाद, खास तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड का भ्रष्टाचार देखने के बाद, क्योंकि भविष्य पहले अगर कुछ भाजपा सरकार, मोदी सरकार में कुछ कमी हो तो भी लोग ये बोलते थे ये कमी है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन भ्रष्टाचारी तो नहीं, ऐसे बोलते थे। वो एक कवच के जैसा था उसको, लेकिन अब वो कवच गिर गया नीचे, वो कवच नहीं है अभी। ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड भविष्य आप ये पूछ सकते हैं मेरे से, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये आम लोग कुछ उसके बारे में जानते हैं क्या, उसके बारे में समझ सकते हैं क्या? लेकिन आप एक बार याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम के बारे में 2014 में किसको जानकारी है, लेकिन इतना तक जानकारी है कि कुछ तो हुआ है, पैसे लिए, पैसे एक्सचेंज हुआ है, इधर तक है। और हिंदुस्तान के लोग ऐसी चीजों को पकड़ते हैं। ऐसा ये पकड़ने के बाद, रोजगारी इतना बढ़ने के बाद और महंगाई इतना बढ़ने के बाद और चीन 400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा आक्रमण करने के बाद, ये बहुत ही चीजें हैं। और इसके ऊपर इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये सब आज हमारे सामने आने के बाद ये लोग हैं ना, वो ये 4-6-5% ये लोग फिर वापस जाना शुरू हो गया। और देखिए ये देहात में जो आम लोग हैं ना, वो लोग, एक ही मिनट मैं पूरा कर ले, ये देहात में जो आम लोग हैं ना, वो लोग को राम मंदिर का या बड़े अरे अमेरिका में हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये इसका नहीं है। रोजगारी के बारे में या महंगाई के बारे में, उधर देहात में क्या है, हमारे कृषि का क्या है, इसका ज्यादा है। ये सब कारण, अब कारण क्या बोले थे, कारण भविष्य, ये कारण से अब फिर घट गई है, ये मेरा महसूस है। तो ये था जो चुनाव के आकलन पेश किए जा रहे हैं, अलग अलग 3 धाराओं के, उन सभी का एक विश्लेषण मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन 2024 के नतीजे 4 जून को आएंगे और तभी पता चल पाएगा कि असली ताकत किसकी बढ़ी है और असली ताकत में किसकी गिरावट आई है। इससे पहले 1 जून को ज़रूर एग्जिट पोल के जरिए एक आभास मिलेगा, एक संकेत मिलेगा, लेकिन नतीजे तो 2024 के 4 जून को ही आएंगे और तभी असली नतीजों के साथ ये जो आकलन, ये जो अभी पेश किया जा रहा है, ये सभी अटकलों पर विराम लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।